हम पढ़ रहे थे कक्षा 9 की विज्ञान का 12वां चैप्टर ध्वनि। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे ध्वनि का परावर्तन। तो परावर्तन शब्द हमने सुना है, परावर्तन हमने पढ़ा था पिछली कक्षाओं में, प्रकाश का परावर्तन। तो परावर्तन क्या होता है उसी को एक बार याद कर लेते हैं और ध्वनि का परावर्तन समझ लेते हैं कि ध्वनि किस तरह से परावर्तित होती है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि परावर्तन क्या होता है। तो किसी ठोस या द्रव की सतह पर ध्वनि का टकरा कर वापस लौटना ध्वनि का परावर्तन कहलाता है। इसी तरह से प्रकाश का भी होता है, जब वो टकरा के लौटता है, प्रकाश जब किसी चमकीली वस्तु से टकरा के वापस लौटता है तो वो परावर्तन कहलाता है। तो परावर्तन क्या है एग्जैक्टली कि किसी वस्तु से टकरा कर जहाँ से वो उसको भेद के आगे ना जा सके और वापस से लौट के आ जाए तो वो परावर्तन कहलाता है। तो परावर्तन के नियम होते हैं, कुछ 2 नियम होते हैं। तो क्या ध्वनि के परावर्तन में वही नियम लागू होते हैं या नहीं होते हैं, देखते हैं। ध्वनि तरंगे भी परावर्तन के नियमों का पालन करती है, वही परावर्तन के नियम इस पर भी लागू होते हैं। तो एक बार याद कर लेते हैं वो 2 नियम कौन कौन से होते हैं। ध्वनि तरंग के परावर्तन में आपतन कोण व परावर्तन कोण बराबर होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन में भी ऐसा होता था, आपतन कोण व परावर्तन कोण बराबर होते हैं। तो आपतन कोण क्या होगा, जब ध्वनि किसी स्रोत से उत्पन्न होकर ये यहाँ पर कोई दीवार है यहाँ से टकराएगी तो ये वाला क्या हो गया, आप ये वाला कोण जो इस सतह से जो कोण बनाएगा वो कहलाएगा आपतन कोण। और यहाँ से टकरा के जब वो लौटेगी तो ये जो बनाएगी अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी वो कहलाएगा परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण और आपतन कोण दोनों बराबर होते हैं और बीच में ये जो रेखा होती है ये क्या होता है, अभिलंब होता है, जो कि परावर्तक सतह से 90 डिग्री के कोण पर होता है। तो 3 शब्द हमें समझने हैं, आपतन, परावर्तन और अभिलंब। 3 शब्दों को हमें ध्यान रखना है। आपतित मतलब जो पड़ रही है, जो परावर्तक सतह पे, प्रकाश में भी यही शब्दों का इस्तेमाल होता है। आपतित किरण इसमें बोलते हैं और इसमें भी आपतित ध्वनि जो कि इसकी परावर्तक सतह पर पड़ेगी। तो ध्वनि तरंग के परावर्तन में आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, ये परावर्तन का पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है, ध्वनि की आपतित तरंग, परावर्तित तरंग और आपतन तल पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। तीनों का तल अलग अलग नहीं होता, इसी तल पर ही तीनों मौजूद होते हैं। तो इस तरह से ये 2 नियमों का पालन ध्वनि तरंग कर रही है या नहीं करती है, हम एक प्रयोग करके भी इसको समझेंगे। तो एक बार और समझ लेते हैं कि परावर्तन में क्या क्या चीज़ें आती है। ध्वनि किसी भी कठोर सतह, चाहे वह चिकनी हो या खुरदुरी, परावर्तित हो जाती है। तो जब ध्वनि तरंगे टकराती है, हम प्रकाश के माध्यम से इस बात को लिख रहे हैं कि प्रकाश में क्या होता है, जब सतह चिकनी होती है तो परावर्तन सही होता है और वो परावर्तन के नियमों का पालन भी होता है। लेकिन अगर परावर्तक सतह जो होती है अगर वो खुरदुरी होती है तो प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है, परावर्तन उचित प्रकार से नहीं हो पाता। तो इसलिए इसको लिखा हुआ है कि ध्वनि में ऐसा नहीं होता। ध्वनि में क्या होता है, परावर्तक सतह है जहाँ से टकरा रही है वो क्या कहलाएगी, परावर्तक सतह। तो परावर्तक सतह वो कैसी भी हो सकती है, कठोर भी हो सकती है, खुरदुरी भी हो सकती है, चिकनी भी हो सकती है, हर हाल में परावर्तन होता है। ध्वनि का परावर्तन हर स्थिति में होता है। ध्वनि तरंगे कठोर सतह, दीवार, धातु चादर, दृढ़ काष्ठ या क्लिफ, ये क्लिफ का हमने चित्र बनाया हुआ है, क्लिफ से भली भांति परावर्तित होती है। तो ध्वनि में क्या होता है, अगर जो जिससे टकरा रही है यानी जो परावर्तित करने वाली है ध्वनि को, वो सतह अगर ठोस होगी, ठोस में कौन कौन सी सतह हो सकती है, दीवार हो सकती है, धातु की चादर हो सकती है, कोई क्लिफ हो सकता है, कोई लकड़ी हो सकती है दृढ़, तो वहाँ से ध्वनि का परावर्तन अच्छे से होगा, भली भांति परावर्तित होगी। और अगर मृदु सतह होगी ध्वनि की, जैसे कपड़ा, पर्दा होगा या द्रव होगा, तो वहाँ पे ध्वनि का परावर्तन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसलिए इन सतहों को जहाँ से ध्वनि का परावर्तन ठीक से नहीं होता वो सतह कहलाती है कुपरावर्तक कहलाती है, क्योंकि वो ध्वनि को अच्छी तरह से परावर्तित नहीं कर
करती, टकराकर वापस से अच्छी तरह से नहीं भेजती। तो देखिए एक प्रयोग करके देखते हैं, फिर हम समझेंगे कि परावर्तन में क्या क्या होता है। ये एक दृढ़ आधार हमने ले रखा है और दो पाइप ले रखे हैं, ठीक है। ये दोनों पाइप यहाँ पे एक कागज़ के ऊपर हमने रख दिए हैं, ठीक है। ये एक जहाँ से परावर्तन होना है तो ये एक दृढ़ आधार ले लिया, कोई ठोस वस्तु ले ली, कोई दीवार, कोई किताब रख ली या कोई लकड़ी का, या दीवार से हम दीवार पे टेबल लगा के इस कागज़ को बिछा के रख लेते हैं और ये पाइप लगा लेते हैं। दो पाइप हमने लगा लिए हैं और एक पाइप के यहाँ पर एक घड़ी लगा दी है। तो ये घड़ी की जो टिक टिक आवाज़ होगी तो वो टिक टिक आवाज़ इस पाइप से होते हुई यहाँ पर जाएगी, ये दीवार है, इससे टकरा के इस पाइप से होती हुई वापस आएगी और हम यहाँ पे सुनेंगे। तो हमें क्या करना है, एक पाइप को तो लगा देना है और यहाँ पे घड़ी रख देनी है और फिर हमको टिक टिक सुनना है और टिक टिक इस पाइप को एडजस्ट करते रहना है कि जहाँ पर मैक्सिमम ध्वनि हमें सुनाई दे, अधिकतम ध्वनि जहाँ पे सुनाई देगी उस स्थिति में हमको इस पाइप को रखना है। तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके हम देखेंगे। तो इसी बात को हम प्रयोग में लिख लेते हैं। दो पर्याप्त लंबाई के पाइप लेंगे, दोनों की साइज बराबर लेंगे, इन्हें किसी दीवार के पास भेजकर व्यवस्थित कर देंगे जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। एक पाइप के खुले सिरे पर एक घड़ी रख देंगे, घड़ी की ध्वनि पाइप में से गुजरती है और दीवार से टकरा के दूसरे पाइप में प्रवेश करती है। हम दूसरे पाइप के बाहरी सिरे पर घड़ी की ध्वनि को सुनने की कोशिश करेंगे। जो चित्र में हमने करा है, जो प्रयोग करते समय जो जो हम करते जाते हैं स्टेप बाय स्टेप, उसी बात को हमने यहाँ पे लिख दिया है। दूसरे पाइप को तब तक समायोजित करते रहेंगे, एडजस्ट करते रहेंगे जब तक कि घड़ी की ध्वनि अधिकतम सुनाई ना दे। अब दोनों पाइप व अभिलंब के कोणों को नापेंगे, ठीक है। तो पाएंगे कि दोनों कोणों का माप बराबर होता है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम पाइप जहाँ पे रखा हुआ था यहाँ पे स्केल से पेपर के ऊपर लाइन खींच देंगे और इसको हटा देंगे और ये हो गया अभिलंब और ये हो गया इसका आपतन कोण, ये हो गया इसका परावर्तन कोण। इसको नाप के देखेंगे तो हम पाएंगे कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। तो तब घड़ी की जब बराबर होगा, जिस स्थिति में बराबर होगा उसी स्थिति में हम देखेंगे कि दोनों आपतन कोण बराबर, तब घड़ी की ध्वनि जो है वो अधिकतम सुनाई देगी। आगे पीछे हम करेंगे तो उसको सुनाई कम देगा। तो कोण आई है आपतन कोण के लिए और आर है परावर्तन कोण के लिए। तो कोण आई इज इक्वल टू कोण आर होता है। अगर हम पाइप को, जब दोनों में से एक पाइप को कुछ ऊंचा नीचा कर लेते हैं, जब दूसरे पाइप को कुछ ऊंचा उठाकर देखें और घड़ी को सुन के देखें तो हमको पता चलेगा कि उसमें आवाज़ जो घड़ी की आ रही थी, टिक टिक आवाज़ जो आ रही थी वो कम हो जाती है। उसको ऊंचा करके हमने सुनने की कोशिश करी तो इसका मतलब क्या हुआ कि घड़ी की ध्वनि स्पष्ट सुनाई नहीं देती है, क्योंकि इस अवस्था में आपतित ध्वनि तरंग, अभिलंब और परावर्तित ध्वनि तरंग एक ही तल पर नहीं है। हमने उसको ऊपर उठा लिया तो वो एक तल पर नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि परावर्तन के नियम में जैसा कि होता है कि आपतन, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होती है और हमने इसको ऊंचा उठाया तो हमको ध्वनि की आवाज़ कम सुनाई दी। तो इस क्रियाकलाप से समझ में आता है कि परावर्तित की ध्वनि की तरंगे भी परावर्तन के दोनों नियमों का पालन करती है। तो ये है ध्वनि का परावर्तन। ये हमने अच्छे से समझ लिया, बहुत आसान है। किसी वस्तु से टकराकर, ठोस वस्तु से टकराकर ध्वनि का लौट आना। अब ध्वनि जब टकरा के वापस लौटती है तो एक और आवाज़ उत्पन्न होती है, क्योंकि ये तो आवाज़ है ना। तो वो आवाज़ जब टकरा के वापस लौटती है तो उसको कहा जाता है प्रतिध्वनि। तो अगली चीज़ हम पढ़ने वाले हैं प्रतिध्वनि क्या होती है। तो प्रति समझ में आ गया, ध्वनि क्या बना, प्रतिध्वनि, ध्वनि से बना प्रतिध्वनि। तो प्रतिध्वनि कब बन रही है, जब ध्वनि आपतित तरंग हो गई और जब वो टकराई है तो उसका परावर्तन हुआ है तो बनी है प्रतिध्वनि। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इको। तो इको नाम हमारा सुना हुआ है, जब डीजे वगैरह बजता है, म्यूज़िक होता है, माइक चलता है तो इको का शब्द का इस्तेमाल हम करते हैं कि इको बजता है, आवाज़ गूंजने लगती है। तो आवाज़ जो गूंजती है वो किस वजह से गूंजती है,
प्रतिध्वनि की वजह से। ध्वनि कहीं से टकराती है और फिर वापस से लौट आती है। तो थोड़ा सा इस प्रतिध्वनि को हम विस्तार से समझते हैं कि प्रतिध्वनि क्या है। ध्वनि तरंगों के परावर्तन द्वारा होने वाली ध्वनि की पुनरावृत्ति, क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, तो प्रतिध्वनि बन रही है। मैं लगातार बोल रही हूँ तो वो मेरी ध्वनि टकरा कर अगर वापस से लौट आती है तो वो आती जाएगी तो वो कहलाएगी प्रतिध्वनि। इको बन जाएगा चारों तरफ, तो वो कहलाएगी प्रतिध्वनि। जब हम खाली पड़े हॉल में चिल्लाते हैं तो पहले हम उनकी मूल ध्वनि सुन रहे होते हैं। ये हमने कभी करके भी देखा होगा घर पे। कभी हमारे घर में वाइट वॉश वगैरह होता है, सफाई होती है, तो सब सामानों को कमरे से निकाल देते हैं, तो सिर्फ वहाँ पे खाली हॉल होता है। तो हम जो भी बोलते हैं तो वो हमको उसका इको सुनाई देता है, हमको हमारी आवाज़ वापस सुनाई देती है। तो वो क्या होता है, वह यही प्रतिध्वनि होती है जहाँ पे हमारी मूल ध्वनि का परावर्तन हो रहा होता है। ऐसा करके अगर नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिए। बड़ा बच्चों का खेलने का वो हो जाता है और बच्चे इसको एंजॉय करते हैं, उसकी मूल ध्वनि सुन रहे होते हैं। थोड़ी ही देर बाद हम उस चिल्लाने की परावर्तित ध्वनि सुनते हैं। अगर हम दो जने खाली कमरे में बात करें तो पहले हमको मूल ध्वनि सुनाई देगी और उसके बाद थोड़ी सी देर बाद ही हमको उसकी प्रतिध्वनि भी सुनाई देती है। यह परावर्तित ध्वनि ही प्रतिध्वनि है। ठीक है, तो मूल ध्वनि के थोड़ी देर बाद हम वस्तुतः प्रतिध्वनि सुन रहे होते हैं। जब ध्वनि किसी कोण सतह जैसी ऊंची दीवार क्लिफ से परावर्तित होती है तो प्रतिध्वनि सुनाई देती है। कभी पहाड़ों पे घूमने जाते हैं तो वहाँ पे लोग चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, तो वो हमें भी तब भी हमको सुनाई देती है, क्योंकि चट्टानों से टकराकर, पहाड़ों से टकराकर वो आवाज़ लौट के आती है, किसी भी ठोस जगह से टकराकर आवाज़ लौट के आती है और प्रतिध्वनि सुनाई देती है। कोमल या मृदु सतह पर ध्वनि का अवशोषण हो जाता है और इसलिए प्रतिध्वनि सुनाई नहीं देती। तो जहाँ पर पेड़ पौधे हैं तो वहाँ पे हमें नहीं सुनाई देगा, क्योंकि वहाँ पे हमारी आवाज़ क्या हो जाती है, दब जाती है और उसका अवशोषण हो जाता है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। अब हमारे मतलब की बात आ रही है, हम विज्ञान पढ़ रहे हैं तो हमको एक्सपेरिमेंट करके देखना होता है कि कितनी दूर से ये आवाज़ वापस लौट के आती है, कितनी दूर से नहीं आती। तो कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए कि वो आवाज़ टकरा के वापस आ जाए, कितनी दूरी और कितना समय, दोनों बातें इंपॉर्टेंट है। तो कितनी दूरी और कितना समय होना चाहिए कि वो टकरा के वापस आ जाए। हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग 0.1 सेकंड तक बनी रहती है। कोई भी आवाज़ हम सुनते हैं तो हमारा मस्तिष्क उस संवेदना को 0.1 सेकंड तक ही रख पाता है, यानी ये तो बहुत छोटा समय हो गया। इसका मतलब है कि हम मूल ध्वनि एवं उसकी प्रतिध्वनि को अलग अलग स्पष्ट रूप से तभी सुन सकते हैं जब उनके बीच में कम से कम 1 सेकंड का 1/10वां भाग का समय अंतराल हो, यानी कि जो हम बोल रहे हैं वो ध्वनि टकरा के वापस आएगी तो उसके बीच में कितना गैप होना चाहिए, 1 सेकंड का 10वां भाग, यानी 0.1 सेकंड का गैप होना चाहिए। अगर गैप नहीं होगा तो वो ध्वनि क्या हो जाएगी, ओवरलैप कर जाएगी, अति व्यापित हो जाएगी, एक दूसरे को कवर कर लेगी, तो हमको मूल ध्वनि सुनाई नहीं देगी। गैप होगा, पहले हमने मूल ध्वनि सुन ली, फिर उसके बाद इतना गैप होना चाहिए कि वो टकरा के वापस आएगी, तब हम उस ध्वनि को सुन पाएं। तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए हमको आवश्यक समय अंतराल की आवश्यकता होती है कि दोनों में इतना गैप हो, ध्वनि, मूल ध्वनि में और प्रतिध्वनि में, दोनों में इतना गैप होना चाहिए। दूसरी चीज़ है ध्वनि की चाल। ध्वनि की चाल भी इम्पॉर्टेंट है कि कितनी देर में जाके वो वापस आ रही है, तो वो चाल पे डिपेंड करेगा, क्योंकि चाल भी अलग अलग तापमान पर, आर्द्रता पर, किस माध्यम में बोली जा रही है, इन सब पर डिपेंड करती है। ये हमने पिछले वीडियो में समझा था। तो ध्वनि की चाल निर्भर करती है कई बातों पर, तो ये ज़रूरी है कि ध्वनि की चाल कितनी हो तब जाकर हम उस प्रतिध्वनि को सुन सकें। तो एक बार ये करके देखते हैं हम। चाल बराबर दूरी बटा समय। वायु में ध्वनि की चाल 344 मीटर पर सेकंड होती है, ये हमने पढ़ लिया था।
तो दूरी बराबर चाल बटा समय, चाल गुणा समय, तो लिया गया समय हमको कितना चाहिए 0.1 सेकेंड, क्योंकि हमारा मस्तिष्क इतनी ही ध्वनि को इतनी देर तक ही रख पाता है, संवेदना उसकी इतनी समय तक ही रहती है 1/10 सेकेंड। 0.1 सेकेंड लिखें या 1/10 सेकेंड लिखें, बराबर है। तो दूरी बराबर हो गया, इसका मान रख देंगे, चाल तो 344 है और समय है 1/10, तो ये आ गया 34.4 मीटर। यानी कि हम ध्वनि को कब सुन पाते हैं, जब ध्वनि मूल ध्वनि स्रोत से उत्पन्न होकर टकराकर वापस आ रही है, तो वो जाकर वापस आना, उसकी दूरी कितनी होनी चाहिए 34.4 मीटर। टकरा कर वापस आने की बात हो रही है, टकरा के वापस आने की दूरी 34.4 मीटर होगी, तब हम सुन पाएंगे। इसका मतलब जहां से टकरा रही है वो सतह कितनी दूर होनी चाहिए, इसकी आधी होनी चाहिए। प्रतिध्वनि को सुनने के लिए 0.1 सेकेंड में परावर्तित होकर वापस आना है। 34.4 मीटर की दूरी कितनी देर में तय करनी है, 0.1 सेकेंड में तय करनी है, और इसमें उसको जाके भी वापस आ जाना है। तो अतः परावर्तक सतह की दूरी 34.4/2 अर्थात आधी होनी चाहिए। परावर्तक सतह कितनी दूर होनी चाहिए, इसका मतलब 17.2 मीटर की दूरी तक होनी चाहिए। 17.2 मीटर की दूरी पर वो जाएगा, मूल ध्वनि टकराएगी, टकरा के वापस आएगी। ये सब घटना कितनी देर में हो जाएगी, 0.1 सेकेंड में हो जाएगी। 1 सेकेंड के 10वें भाग में ये घटना हो जानी चाहिए, तभी हम प्रतिध्वनि को सुन पाते हैं। तो ध्वनि का वेग तापमान पर निर्भर करता है, तो तापमान भी कौन सा होना चाहिए कि किस तापमान पर 344 मीटर पर सेकंड का होगा। तो उपरोक्त न्यूनतम दूरी 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, जो 344 से हमने गणना करी है, तो उस समय तापमान कितना होना चाहिए 22 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, तब प्रतिध्वनि सुनने के लिए है, वो जो कैलकुलेशन हमने करी है। यदि ताप में परिवर्तन होता है तो ध्वनि का वेग भी बदलता है, फलतः प्रतिध्वनि सुनने के लिए आवश्यक न्यूनतम दूरी में भी परिवर्तन हो जाएगा। जो हमने 17.2 मीटर की दूरी निकाली है वो किस लिए है कि जब माध्यम का तापमान कितना है 22 डिग्री सेंटीग्रेड है, तब उस वायु में ध्वनि की चाल 344 मीटर पर सेकंड होती है। तो उसमें जो न्यूनतम दूरी निकली है 17.2 मीटर, ये उस माध्यम के लिए, उस अवस्था के लिए है। ठीक है। ध्वनि की चाल ताप के बढ़ने के साथ बढ़ती है, इसलिए गर्म दिन पर ठंडे दिन की अपेक्षा प्रतिध्वनि शीघ्र सुनाई देती है, क्योंकि गर्म दिन होंगे तो ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, तो उसमें हमको प्रतिध्वनि जल्दी सुनाई देती है। जब हम ध्वनि परावर्तन सतह से 17.2 मीटर से कम की दूरी पर होते हैं, तो हम मूल ध्वनि और परावर्तक ध्वनि को एक ही रूप में सुन पाएंगे, प्रतिध्वनि उत्पन्न नहीं होगी। अगर 17.2 मीटर से कम की दूरी है तो प्रतिध्वनि हमें सुनाई नहीं देगी। क्यों नहीं सुनाई देगी? क्योंकि उतनी देर में तो हमारा मस्तिष्क उसको ग्रहण कर ही नहीं पाएगा। हमारा जो प्रतिध्वनि उत्पन्न होगी तो उसमें जो समय अंतराल होगा वो कम हो जाएगा, और कम समय अंतराल होते ही प्रतिध्वनि हमें सुनाई नहीं देगी। जब कई परावर्तक सतह होती है तो ध्वनि के बहुलित परावर्तन होते हैं, इस कारण अनेक प्रतिध्वनियां सुनी जा सकती है। उदाहरणतः मेघ गर्जन। जब कई परावर्तक सतह होती है, जैसे कि जब बादल गरजते हैं तो वो बादलों के गर्जन एक बार हो जाता है, लेकिन वो परावर्तन होता है भिन्न भिन्न जगहों से। कहीं सड़क से होगा, कहीं बिल्डिंग से होगा, कहीं कहीं दीवारें होती है उससे परावर्तन होगा, चट्टानों से होगा, पहाड़ों से होगा। तो वो मेघ गर्जन यानी कि बादल तो एक बार गरजा, लेकिन वो गर्जना हमको काफ़ी देर तक बार बार सुनाई देती है। तो क्या होता है, जो मूल ध्वनि होती है उसके मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते हैं, मल्टीपल बहुलित परावर्तन होते हैं, तो वो हमको ध्वनि बार बार सुनाई देती है। तो अब परावर्तन के बाद अब एक चीज आती है अनुरणन, रेवर्बरेशन। ये क्या होता है? जब परावर्तन हो जाता है तो ध्वनि चारों तरफ फैल जाती है। तो रेवर्बरेशन क्या होता है? रेवर्बरेशन होता है कि वो जो प्रतिध्वनि है वो कितनी देर तक वहाँ ठहरी रहती है। तो देखो एक बार इसकी शाब्दिक परिभाषा हम समझते हैं क्या है। ध्वनि की स्थिरता,
ध्वनि कितनी देर तक बनी हुई है उस पर्टिकुलर जगह पर, वो क्या कहलाता है, अनुरणन कहलाता है, रिवर्बरेशन कहलाता है। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बात है, अच्छा लगेगा आपको समझने में। जब एक हॉल में ध्वनि तरंगों का दीवारों, छत व फर्श से बारंबार परावर्तन होता है तो अनेक प्रतिध्वनियां उत्पन्न होती है, जिससे प्रतिध्वनि मूल ध्वनि के साथ अतिव्यापित हो जाती है और मूल ध्वनि देर तक होती हुई प्रतीत होती है। ये हमको ध्वनियाँ, जब किसी हॉल में हम बैठे हुए हैं, वहाँ पे बहुत भीड़ हो रही है, बहुत सारे लोग हैं, तो सब जने बोल रहे हैं, सबकी ध्वनियाँ निकल रही है और वो वापस से परावर्तित भी हो रही है, तो पूरे हॉल के अंदर कैसा माहौल हो जाता है, एक शोर का माहौल हो जाता है, जो कि हमको स्पष्ट सुनाई नहीं दे रहा, क्योंकि वहाँ पे कई प्रकार की ध्वनियाँ हैं और कई प्रतिध्वनियाँ जो हो रही है वो परावर्तक भी हो रहा है उनका, तो प्रतिध्वनियाँ उत्पन्न हो रही है, मूल ध्वनियाँ भी है और प्रतिध्वनियाँ भी है। तो वो पूरा का पूरा हॉल जो होता है वो मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि दोनों से भरा हुआ होता है। तो प्रतिध्वनि जो वहाँ पे रुक जाती है वो कहलाता है अनुरणन कहलाता है। वो एक दूसरे के ऊपर आरोपित हो जाती है, अतिव्यापित हो जाती है। तो ये जो ध्वनि वहाँ पे बनी हुई है, प्रतिध्वनियाँ वहाँ पे बनी हुई है, ये कहलाता है रिवर्बरेशन कहलाता है। जब मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि अतिव्यापित होती है तब अनुरणन होता है। ठीक है, समझ में आया कि पूरा माहौल कैसा हो जाता है कि शोर शोर सुनाई देता है, लेकिन वो पहचान में नहीं आता कि शोर किसका है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है वहाँ पे कि बहुत सारी प्रतिध्वनियाँ वहाँ पे पैदा हो रही है। तो वो जो शोर हमें स्पष्ट सुनाई नहीं दे रहा, जो आवाज़ें हैं जो स्पष्ट सुनाई नहीं दे रही, वो सब ध्वनि की जो स्थिर हो रखी है वहाँ पे, वो कहलाता है रिवर्बरेशन। अनुरणन होने के लिए परावर्तन 17 मीटर से कम दूरी में होता है। इसके लिए जो छोटी जगह होती है, हॉल है, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो दूरी इतनी होती नहीं है, छोटी दूरी होती है, तो स्पष्ट आवाज़ भी नहीं आती और वहाँ पे परावर्तन होता रहता है। अल्पकालिक अनुरणन आवश्यक होता है। अभी मैं बोल रही हूँ तो यहाँ पे तो ज़रूरी है क्योंकि एक आवाज़ ही है, तो ये आवश्यक होता है। इसका क्या फ़ायदा होता है, यह ध्वनि को सजीव बनाता है और ध्वनि स्तर को बढ़ावा देता है। तो अल्पकालिक थोड़े समय के लिए ध्वनि का ठहरना अच्छा होता है। दीर्घकालिक अनुरणन क्या होता है, विभिन्न ध्वनियों के अतिव्यापन के कारण ध्वनि अस्पष्ट, विकृत और भ्रामक हो जाती है। हम पता नहीं लगा पाते कि ध्वनि किसकी है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं जब बहुत सारी प्रतिध्वनियाँ वहाँ पे मौजूद होती है। तो दीर्घकालिक अनुरणन हमें परेशान करता है। आधुनिक कॉन्सर्ट के हॉल को अनुरणन की अनुकूलतम मात्रा के लिए डिज़ाइन किया जाता है। तो अब जो डिज़ाइन आजकल जो हॉल बनते हैं, म्यूज़िकल नाइट्स होती है, जहाँ पे प्रोग्राम होते हैं, म्यूज़िकल प्रोग्राम होते हैं, तो वहाँ पे उस हॉल को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि वहाँ पे जो प्रतिध्वनियाँ पैदा होगी उसकी वजह से जो अनुरणन होगा वो कम से कम हो, वो कम से कम प्रभावी हो, जिससे कि माहौल कैसा बना रहे, सजीव बना रहे। तो इसके लिए कई सारी तरीके अपनाए जाते हैं जिसकी वजह से अनुरणन को कम किया जा सके। अनुरणन को कम करने की विधियां देखो क्या क्या होती है। ध्वनि अवशोषी पदार्थों के बने हॉल, सभा भवनों, दीवारों और छत पर लगाया जाता है। ऐसे पदार्थ लगाए जाते हैं जैसे पर्दे टांग दिए जाते हैं, कालीन बिछा दिए जाते हैं, या फिर अलग अलग तरह से दीवारों को डिज़ाइन किया जाता है जिससे कि जो प्रतिध्वनियाँ पैदा हो रही है वो अवशोषित हो जाए और जो माहौल है पूरा वहाँ पे अनुरणन कम हो जाए, माहौल सजीव बन सके। अनुरणनों को कम करने के लिए फर्श पर दरियाँ और गलीचे बिछाए जाते हैं जो ध्वनि का अवशोषण कर लेते हैं। खिड़कियों व दरवाजों पर भारी पर्दे टांग दिए जाते हैं। कुर्सियों पर ध्वनि अवशोषी गुणों वाले पदार्थों का उपयोग किया जाता है। तो जो भी तरीका इस्तेमाल हो सकता है वो इस्तेमाल किया जाता है ध्वनि को, उसके परावर्तन को कम करने के लिए और जो प्रतिध्वनि उत्पन्न हो रही है उसको अवशोषित करने के लिए। तो इस तरह से हमने ध्वनि का परावर्तन, उसका प्रतिध्वनि और अनुरणन, ये परावर्तन से तीनों रिलेटेड हैं, तो इसको हमने समझा। अब इस आधार पे कुछ प्रश्न हमको किताब में दे रखे हैं, उनको समझ लेते हैं। एक मनुष्य किसी खड़ी चट्टान के पास ताली बजाता है।
उसकी प्रतिध्वनि 2 सेकंड के पश्चात सुनाई देती है। यदि ध्वनि की चाल 346 मीटर पर सेकंड ली जाए तो चट्टान और मनुष्य के बीच में दूरी कितनी होगी? तो दूरी बराबर समय गुणा चाल, यही होता है। तो देखिए, ध्वनि की चाल जो पहले प्रश्न में हमको दे रखा होता है वो हम लिख लेंगे। ध्वनि की चाल v 346 मीटर पर सेकंड, प्रतिध्वनि सुनने में लगा समय t बराबर 2 सेकंड का समय लगा है। ध्वनि द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? दूरी बराबर चाल गुणा समय। ये v किसके लिए? चाल के लिए। t किसके लिए? समय के लिए। तो हमने उसका मान रख दिया, यानी कि 692 मीटर हमको चाहिए होता है। 2 सेकंड में ध्वनि ने चट्टान और मनुष्य के बीच की दूरी 2 गुनी दूरी तय की है। अतः चट्टान व मनुष्य के बीच की दूरी कितनी होगी? वो ध्वनि लौट के वापस आ गई है। इसका मतलब दूरी कितनी होगी? उस 346 का, 692 का क्या करेंगे हम? आधा कर लेंगे। इसका मतलब 346 मीटर की दूरी है मनुष्य में और चट्टान के बीच में। अगला प्रश्न है, प्राची एक चट्टान से 1026 मीटर की दूरी से अपनी कार का हॉर्न बजाती है। तो ये हमको दे दिया, दूरी दे रखी है, डिस्टेंस दे रखा है हमको, और कितने समय के बाद उस हॉर्न की ध्वनि की प्रतिध्वनि सुनाई देगी यदि ध्वनि की वायु में चाल 342 मीटर पर सेकंड है। तो ये हमको चाल भी दे रखी है और हमको समय निकालना है। ठीक है, तो हम पहले प्रश्न में जो लिखा है वो लिख लेंगे। ध्वनि की चाल इतनी है और प्राची से चट्टान की दूरी ये हमको प्रश्न में दे रखी है। तो दूरी बराबर हम जानते हैं समय गुणा चाल होता है। तो d बराबर इन दोनों का मान रख लेंगे और हम उत्तर निकाल लेंगे। अब प्रतिध्वनि सुनने में लगा समय t सेकंड है, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, तो d बराबर v गुणा t। तो t का मान हम निकाल लेंगे और वैल्यूज को रख लेंगे। तो 6 सेकंड में वो प्रतिध्वनि सुनाई देगी, वह हॉर्न की प्रतिध्वनि 6 सेकंड बाद सुनाई देगी। तो इस तरह से हम इन सवालों को, सूत्र सिर्फ एक ही है, दूरी बराबर समय गुणा चाल, इस तरह से हम निकाल लेंगे। अगला प्रश्न है, कोई प्रतिध्वनि 3 सेकंड पश्चात सुनाई देती है। यदि ध्वनि की चाल 342 मीटर पर सेकंड हो तो स्रोत तथा परावर्तक सतह के बीच कितनी दूरी होगी? तो हमको प्रतिध्वनि सुनाई दे दी है, ध्वनि की चाल इतनी देर की 3 सेकंड के पश्चात सुनाई देती है, यानी टकरा के वापस आ गई, उसमें कितनी देर लग रही है? 3 सेकंड लग रही है। तो हमको उनके बीच की दूरी निकालनी है। ठीक है, तो पहले जो प्रश्न में दे रखा है, प्रतिध्वनि सुनने में लगा समय 3 सेकंड, ध्वनि की चाल हमें दे रखी है, मान लीजिए परावर्तक सतह की स्रोत से दूरी d है, तो प्रतिध्वनि सुनने में तय की गई दूरी कितनी हो गई? 2d। तो 2d बराबर क्या हो गया? चाल गुणा समय, मान रख लेंगे। तो d हमको निकल गया 513 मीटर की दूरी। तो स्रोत से परावर्तक सतह की दूरी 513 मीटर है। देखने में ये सवाल थोड़े मुश्किल लगते हैं, लेकिन जब हम कर लेते हैं, अपने हाथों से एक बार उसको कर लेते हैं, तो लगता है कि इन सवाल में तो कुछ भी नहीं है। एक छोटा सा सूत्र हमको याद रखना है, जो कि याद है हमको, क्योंकि हम पिछले सभी समय से इसको याद करते आ रहे हैं, हर बार हमने इसको पढ़ा है, हर चैप्टर में आ जाता है ये। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय है। तो ये सवाल आप ज़रूर एक बार समझ लिया। अब इस वीडियो को बंद करके सिर्फ सवाल को अपने सामने रखिए और अपने हाथों से जोड़, बाकी, गुणा, भाग, जो भी हमको वैल्यू दे रखी है, गणना आप स्वयं जरूर करें, तभी जाके हम मानेंगे। आप ये मानना कि मुझे ये सवाल आ गया है, सिर्फ देख लेने से, सुन लेने मात्र से आप ये मत समझिए कि ये सवाल आ गया है। जब तक हम खुद करके नहीं देखेंगे, बिना देखे, तभी हमको ये सवाल आएगा। तो इस तरह से हमने ध्वनि का परावर्तन समझा। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इसके क्या अनुप्रयोग हो सकते हैं। परावर्तन, जो ध्वनि का परावर्तन है, उसको हम किस तरह से हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में उसको उपयोग में ले सकते हैं। थैंक यू।